ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और अदिति टंडन तथा पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार हर्ष रंजन। This is Akashvani. In this special program, we now bring you a discussion on Waqf Amendment Bill 2025. The participants are political analyst Ashok Tandon and Aditi Tandon and journalist Umesh Chaturvedi. Moderator is Harsh Ranjan. नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज दिन में 12 बजे लोकसभा में पेश हुआ और उस वक्त से लेकर अभी तक जब हम ये खास प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर बिल पर चर्चा चल रही है। तमाम मंत्रियों ने और तमाम विपक्ष के लोगों ने इस पर अपनी अपनी बातें रखी हैं और हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका। नमस्कार। साथ ही बेहद वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत उमेश जी आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। बहुत दिनों से वक्फ संशोधन को लेकर चर्चा चल रही थी। आज लोकसभा में ये बिल माननीय मंत्री किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड आल्सो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, ही मूव्ड द बिल और उसके बाद से चर्चा चल रही है। अशोक जी, सबसे पहले आते हैं आपके पास। ये बिल में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि ये वक्फ क्या है। ये वक्फ का मतलब होता है दान, यानी जो मुस्लिम हैं, जो नमाज पढ़ते हैं या मुस्लिम धर्म को मानते हैं, वो कोई भी ज़मीन दान में अगर देते हैं तो उस ज़मीन को कौन संचालन करेगा, मैनेज करेगा, उसके लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। अब आपने कहा कि वक्फ बोर्ड पहले से थे, वक्फ का एक्ट पहले से था, कोई नई बात नहीं हो रही, ना कोई नया कानून लाया जा रहा है और ना ही पहली बार कोई वक्फ के बोर्ड बन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था कि 1995 में एक वक्फ बिल में या एक्ट में संशोधन किए गए थे, जिसको देखते हुए, जिसके मद्देनज़र सरकार उस अमेंडमेंट के ऊपर एक और अमेंडमेंट लाई है। सरकार का ऐसा मानना है कि 1995 में जो वक्फ एक्ट बना या संशोधन हुआ, उसके बाद से वक्फ की जितनी भी ज़मीन है, जिसके आंकड़े आज प्रस्तुत किए गए, बहुत बड़ी ज़मीन है और उसके जो ज़मीन है उसका दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। उस मिसयूज़ को रोकने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं कि कैसे कैसे कौन सी ज़मीन वक्फ की ज़मीन होगी, कौन सी ज़मीन वक्फ की नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी और क्यों होगी, और उसके संचालन में जो इरेगुलरिटीज़, अनियमितताएं या गड़बड़ियाँ या जिसको हम कहें दुरुपयोग होता चला आ रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार ने इस नए बिल को लाया है और जिसमें उस चीज़ों को उसकी रोकथाम की दृष्टि से ये नए प्रावधान इसमें डाले गए। बिल्कुल। और चूंकि आपने वक्फ बोर्ड्स की बात की तो अपने श्रोताओं की सुविधा के लिए सबसे पहले ये बताते चलें कि इस देश में 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। 2 राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे हैं जहां 2 वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इस तरीके से 23 राज्यों और 7 यूनियन टेरिटरीज में वक्फ बोर्ड्स हैं। 23 और 7 30, और चूंकि 2 राज्यों में सुन्नी और शिया अलग अलग हैं, इसलिए वक्फ बोर्डों की संख्या 32 हो जाती है। उमेश, आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अशोक जी, ये आंकड़ों को देखिए। वामसी पोर्टल है, वामसी यानी वक्फ एसेट जो मैनेजमेंट का पोर्टल है जो भारत सरकार चलाती है। इस पोर्टल के हिसाब से इसके आंकड़े बताते हैं कि देश में अभी 8,72,000 जो प्रॉपर्टीज हैं, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ भी हैं। और अगर इन पूरी 8,72,000 प्रॉपर्टीज का हम एरिया अगर देखें तो वो 37.3 लाख एकड़ भूमि है, जो कई यूरोपियन कंट्रीज को अगर हम मिला लें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे परेशानी की बात जो यहां है वो ये है कि इसमें से मतलब 8,72,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज में से कुल 4,00,000
प्रॉपर्टीज जो हैं वो वक्फ बाई यूजर हैं, और सबसे मुश्किल और सबसे जो आप कहें कुप्रबंधन की बात होती है यही होती है। इस पर आगे चर्चा चलाएंगे। और साथ ही सिर्फ 26,676 में वामसी पोर्टल की ये आंकड़े आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सिर्फ वही वो प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली दान के हिसाब से जिसकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वो दी गई है। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आते हैं उमेश के पास। उमेश जी, आपसे भी वही सवाल है कि आखिर क्यों यहां पर जरूरत आन पड़ी? कहां आप देख रहे हैं कि परेशानी हो रही है? देखिए, पहले तो जो आपने आंकड़े बताए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसमें और जोड़ना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड के पास अभी भारत भर में 9.4 लाख एकड़ एरिया में फैली हुई ज़मीनें हैं और 8.7 लाख वो प्रॉपर्टीज़ है। और उसका पूरा अनुमानित, जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, उसका पूरा अनुमानित मूल्य है 1,20,000 करोड़ रुपए। यानी ये रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक है वक्फ बोर्ड। और इसमें जो क्या है ना कि जो जैसे वक्फ शब्द कहाँ से आया है आप जानते हैं, ये धार्मिक ज़कात से आया है, जिसका मतलब ये है कि उससे जो संपत्ति होगी उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग जो मुस्लिम समुदाय के दीन के लिए है, बल्कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं है, तो ये जो दीन के सहयोग के लिए है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये बात हुई है। और दूसरी क्या है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 1995 में पारित हुआ था, तो उसमें वक्फ बोर्ड को कुछ अधिकार दे दिए थे, अतिरिक्त अधिकार, जिसमें से एक अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड अपने से खुद सर्वे करके ये हासिल कर सकता है कि ये ज़मीन हमारी है। अब जिसकी ज़मीन पर वो दावा करेगा या सर्वे करके कहेगा तो उसको साबित करना होगा कि ये हमारी ज़मीन नहीं है। तो विवाद यहीं से शुरू होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं, इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना, रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करना, क्योंकि डिजिटलाइज रिकॉर्ड नहीं है, तो ये सब चीजों को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। उमेश जी, एक बात और हमें यहां समझनी होगी कि वक्फ जो है वो जरूर धार्मिक, सामुदायिक या परोपकार के कामों के लिए दान की गई जमीन या संपत्तियां होती हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड कहीं से धार्मिक नहीं है। वक्फ बोर्ड उसको सिर्फ संचालित करने का, उसको मैनेज करने का एक ट्रस्ट के रूप में काम करता है। इस पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं, लेकिन इन द मीनवाइल वी आर ऑल ज्वाइंड बाय अदिति टंडन, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट. Aditi, welcome to our show. Thank you so much. So, as we were discussing, Waqf properties in India face widespread challenges, including encroachments, unauthorized transfers, and dispute due to weak enforcement mechanism and lack of coordination between Waqf boards, local authorities, and revenue departments. And discussion in Parliament is still going on. What is your take on it? See, the Waqf Act of 1995 required wide-ranging reforms, and in fact all opposition MPs that I was hearing in the Lok Sabha debate agree to that. Now there are obviously contentious issues involved and there is politics involved also. We all know that these are not easy reforms. Any reform requires a lot of boldness. It also brings a lot of disruption. But one main point that was required to be dealt with in the new law is, in fact, I was hearing Union Home Minister Amit Shah, who made a point that had it not been for certain amendments that the Congress-led UPA had enacted in 2013, yes, in the 1995 parent law, perhaps today we would not be in the need for a new bill. And what was the main thing that he mentioned in this particular thing? The main thing that was mentioned and debated by him was the definition of a waqf and who is the person who is allowed under the Muslim law to actually declare waqf, which is the most contentious part of the bill, where the opposition is saying that you have removed via the new bill the provision of the 1995 Act which said that any person, which means even a non-Muslim, can declare a waqf. But in his contention, the Home Minister clarified today
very comprehensively. He said that all the original Waqf laws in the country had the definition which said that practicing Muslims, because as Umesh ji was mentioning, this is actually a derivation from the Muslim law itself. It is an Islamic thing. So anybody donating land has to be a Muslim. So they have said, the government has said that we've simply gone back to the pre-2013 amendment position. The 2013 amendment brought in any person can declare a waqf. So one is that you go back in the new bill to the old provision. And what you also do in the new bill is that you bring in a lot of inclusion, whereby it is clarified that whereas the donator, the man making a waqf property has to be a Muslim, so a waqif has to be a Muslim, plus the person managing the property is a Muslim, the manager of that property. Mutwalli, yes. Is a Muslim. So these two are Muslims and they remain Muslims under the new law, as was the case in the old law. The only thing that changes is the person who donates also has to be now a practicing Muslim for 5 years. For at least 5 years. For at least 5 years. So that is clarified. Second important thing that was clarified by the government in response to many opposition members raising queries was that inclusion of non-Muslims and inclusion of women in the Central Waqf Council and in the state Waqf boards has nothing to do with the religious interference matters. Why? Because these two bodies are not religious bodies. The religious part of the Waqf is only the Waqif and the Mutwalli, as you said. The others are only in a managerial role. They are there to say that monitoring of these properties is efficient so that the purpose for which these have been donated is met. And that means Waqf boards have nothing to do with any kind of religious activities. And Aditi, since you mentioned Amit Shah's speech in Parliament today, आइए सुनते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज लोकसभा में अपने स्पीच में क्या कहा। वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। माननीय, बहुत स्पष्ट तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि जो मुतवल्ली होगा, अशोक जी ये बहुत खास बात उन्होंने कही और भरोसा दिलाया देश को, मुस्लिम समुदायों को जो वाकिफ है, जो मुतवल्ली है, मुतवल्ली मतलब जो प्रबंध कर रहा है उस जमीन का, वो गैर मुस्लिम नहीं होगा। गैर मुस्लिम और महिलाओं की जो नियुक्ति होनी है, जिनको बोर्ड में रखा जाना है, वो वक्फ बोर्ड्स हैं, उनका किसी भी धार्मिक काम से लेना देना है ही नहीं। तो फिर कुछ दल या कुछ लोग इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की कहानियां क्यों बुन रहे हैं जिसमें मिथ ही मिथ है? देखिए, विपक्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार इसमें दखल देने जा रही है और सरकार का दखल होगा, इस वजह से ये वक्फ जो बोर्ड हैं ये जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं करेंगे। और वो क्यों कहते हैं कि इसमें सरकार दखल देने जा रही है? क्योंकि जो सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड का एक्ट का है, उससे पहले वक्फ बोर्ड को ये ताकत थी, पावर थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते थे और उसको केवल जो ट्रिब्यूनल से ही उसमें चैलेंज हो सकता था। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी जो आइडेंटिफाइड या डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टी होगी और इस एक्ट के पावर में आने से पहले it should be deemed as not to be a waqf property and the determination is to be made by the collector, not the waqf tribunal. तो ये जो क्लॉज आई है इसको विपक्ष कह रहा है, ये या मुस्लिम धर्म के मानने वाले कुछ कह रहे हैं कि ये सरकार सीधा सीधा हमारे वक्फ के मामले में, जो हमारा धार्मिक मामला है, उसमें एक दखल अंदाजी कर रही है। तो जिसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है और ये मामले में, जैसे अभी हम गृह मंत्री को सुन रहे थे कि जितने भी धार्मिक मामले हैं उनमें कहीं पर भी जो नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे उनका कोई हस्तक्षेप होगा। तो ये इसको स्पष्टीकरण इसका बहुत ज़रूरी था कि क्या सचमुच में सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है और अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, क्योंकि जितना उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसका, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उस वक्फ की प्रॉपर्टी
का मिसयूज हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा? तो उसको रोकने का इसमें प्रबंध किया गया है और इसकी शिकायतें लाखों की संख्या में सरकार के पास आती हैं कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है और बहुत तरह से इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और जिनके लिए ये वक्फ बोर्ड बने हैं उन तक उसका लाभ नहीं मिल रहा, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है मुसलमानों में या गरीब लोग हैं उन तक इसको मिलता नहीं, तो ये महिलाओं को भी, तो उस सब को दुरुस्त करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। और इसमें कुछ भी, जैसे गृह मंत्री ने भी कहा कि ये ना तो मुसलमानों के खिलाफ है ना मुसलमानों के व्यक्तिगत मामले में इसका कोई दखल अंदाजी है, तो लेकिन उसमें विपक्ष का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। अशोक जी आपके पास आते हैं। फिलहाल अपने श्रोताओं को हम बता दें कि ये खास कार्यक्रम वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हम पेश कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक टंडन राजनीतिक विश्लेषक, अदिति टंडन राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार, और उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए उमेश जी तक आते हैं। वक्फ बाय यूजर, ये एक बहुत बड़ा क्लॉज था जिसमें संशोधन इसमें किया गया है। और अदिति, मैं ये सवाल आपके पास भी आऊंगा पूछने, वक्फ बाय यूजर को हटाए जाने से, यानी जो संपत्ति पे आपने कोई धार्मिक कार्य कर लिया तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस बीइंग यूज्ड फॉर सम रिलीजियस पर्पसेस वो संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, चाहे वो वक्फ की गई हो यानी दान दी गई हो या नहीं। तो ऐसी चीजों को हटाया जाना, या अगर कोई धर्मांतरण से मुसलमान हो जाता है और 2 महीने बाद ही वो अपनी संपत्ति दान कर देता है या उसे जोर जबरदस्ती से ऐसा दबाव में करा लिया जाता है, तो अगर ऐसे कानून में ये संशोधन किए गए तो जाहिर सी बात है ये आम मुसलमानों के हित में है, गरीब मुस्लिम महिलाओं के हित में है। देखिए, आपको एक चीज और याद करना होगा, कुछ साल पहले बेंगलुरु का ईदगाह मैदान का मामला, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताया था, या सूरत नगर निगम का जो बिल्डिंग है जिसको मुगल काल में बनाया गया था और वो सराय के रूप में इस्तेमाल होती थी। तो वक्फ बोर्ड जो मतलब इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरह से वो दावे ठोकता रहा और दावे ठोकने के बाद उस पर विवाद हुआ। ईदगाह मैदान का तो मामला आप जानते ही हैं कि राजनीतिक रूप से भी बहुत उस पर विवाद हुआ था और बहुत हल्ला हंगामा हुआ, कुछ लोगों को राजनीतिक पद गंवाने भी पड़े थे। तो ऐसे मामलों को एक तरह से रेगुलराइज करने के लिए वक्फ का ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है। दूसरा क्या है कि जो जैसा कि अशोक जी बोल रहे थे कि रिकॉर्ड को मेंटेनेंस नहीं है। अब जैसे कि अभी भी वक्फ बोर्ड के पास कुल जमा करीब 3,30,000 ही डिजिटल रिकॉर्ड है और इतनी सारी संपत्तियों की आपने भी जिक्र किया, हमने भी जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करना भारत सरकार का एक उद्देश्य है और इसको क्या हो रहा है कि इसको धार्मिक मामला बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि आप देखेंगे कि किरण रिजिजू ने भी जब विधेयक पर बोला तो उन्होंने भी कहा कि ये धार्मिक नहीं, ये प्रॉपर्टी और आर्थिक मामला है, और अमित शाह जी ने भी ऐसा ही कहा। तो मुझे लगता है कि जो विवाद है वो इसको धार्मिक मामला बनाने की कोशिश के रूप में है, और सरकार बार बार ये कह रही है कि ये धार्मिक नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है और ये आर्थिक नियोजन का और उसके एक तरह से प्रबंधन का मामला है। जी Aditi, I'll go through some data here. As per current Waqf Assets Management System of India, that is WAMSI portal, there are currently 8.72 lakh registered Waqf properties spanning an area of 37.39 lakh acres. And out of these 37.39 lakh acres, 21 lakh acres has been added only during the last 10-12 years, that is after 2013, as Home Minister Amit Shah said here. So do you really see a problem during the last 10-12 years? See, data actually sometimes speaks for itself, and the problem in the current Waqf law is that there is lack of digitization and there is lack of online presence of the details of these properties. You know, it is obvious, like you said, that between 1913 and 2013 in our country, the land with Waqf board was 18 lakh acres. And what you said just now, yes, 2013 to 2025, 21 lakh acre have been added. So you see, 18 lakh in so many years.
18 lakh acre in 100 years. Yeah, 100 years. And 21 lakh acre in only just 10 years. So it doesn't add up. Yes. Obviously, to the naked eye, it is very evident that there is a problem and that this problem requires to be fixed. And also the second thing that is important, again, data of the government tells us that there were around 20,000 properties that were given on lease earlier, but according to the latest records of Waqf Board in 2025, not even one property is currently being shown in the records as being given on lease. So the question is, where have these properties gone? Who has grabbed these properties? This all boils down to one particular question as to whether there can be any mechanism to ensure efficient utilization of Waqf properties for intended purposes of charity, namely education of poor Muslims, namely health services for poor Muslims, also housing for, marginalized Muslims. So the government's take all day in Parliament in Lok Sabha today in response to opposition queries was that the idea is really to empower the Muslims. In fact, the ministers kept saying that the opposition is trying to make it a religious affair. You remember when the Citizenship Amendment Act also came, the larger opposition narrative even at that time was that the citizenship of Muslims will be taken away, which was not the case, and Muslims of the country saw that by themselves because 2 years have passed since the law was enacted. Similarly, the ministers today made a point that all the opposition leaders who are trying to give it a religious color will, in a period of 3 to 4 years, stand exposed, because Muslims of the country will see for themselves that when the law applies on the ground, what it does to, empower and uplift the poorer Muslims. जी अशोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण पर? शायद नहीं, मैं इसमें जो राजनीति हो रही है उसके बारे में जी देखिए कि पिछले जो चुनाव हुए और कुछ राज्यों के चुनाव हुए, तो जो इंडिया अलायंस बनाया गया था वो तितर बितर हो गया, बिखर गया। अब ये विपक्ष की कोशिश थी कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है और उसको एक ही मंच पर लाने की कोशिश की गई है। और एक और कोशिश थी विपक्ष की कि इस मुद्दे पर क्या अगर हम एनडीए में जो दो एक दल चले गए, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, इनको क्या हम इस मुद्दे पर एनडीए से बाहर ला सकते हैं ताकि सरकार को हम अस्थिर कर सकें। और भी कुछ ऐसे छोटे दल जो अभी एनडीए के साथ हैं। तो ये एक प्रयास हुआ था और ये प्रयास संसद में भी आज दिखाई दे रहा था कि जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए दल हैं, अभी भी हैं, वो इस बिल का विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एनडीए में दरार डालने में सफल नहीं हुए, क्योंकि टीडीपी ने भी, जेडीयू ने भी, लोक जनशक्ति पार्टी और भी जितने ऐसे दल उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे दल हैं जो एनडीए के साथ हैं, वो पूरी तरह से आज इस बिल के समर्थन में बोले हैं। तो एनडीए में डिवीजन नहीं हो पाया और विपक्ष की एकजुटता जो है वो उतने दलों तक रह गई कि जो पहले से इंडिया अलायंस के साथ थे। तो ये एक कोशिश थी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है और इसमें जैसे बार बार एनडीए के नेताओं की तरफ से कहा गया कि इसको धार्मिक मुद्दा बनाकर और इसको वोट बैंक की तरह से देखा जा रहा है कि अगर देश का मुस्लिम एकजुट होकर अगर इंडिया अलायंस के साथ खड़ा होता है तो आगे चलकर हम उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव में इसका हम लाभ उठा सकते हैं। तो ये राजनीतिकरण भी इस बिल का हुआ है जो आज संसद की चर्चा में साफ दिखाई दिया। और बिल का राजनीतिकरण जरूर हुआ है, क्योंकि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण को अगर हम लोकसभा में ध्यान दें तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी उदाहरण दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्डों में अनेक भ्रष्टाचार मौजूद हैं और उन्होंने पटना का हवाला भी दिया कि पटना की डाक बंगला की बहुत सारी जमीन जो वक्फ भी होती थी, वहां बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए। जो जमीन गरीबों के लिए दी गई थी उसमें लोग अपना निजी लाभ, जो दबंग किस्म के लोग हैं वो अपना निजी लाभ ले रहे हैं और ये मुसलमान ही, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको काट रहा है। तो आपकी बात में सच्चाई है कि इस पर राजनीति हुई है। और चूंकि हम पटना की बात कर रहे हैं, इसलिए पटना के सांसद भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में क्या कहा, सुनते हैं। 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है।
नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली है, तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद जी भी उसी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और लगातार उमेश जी विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आप ये बताएं कि आपको आपत्ति क्या है। मेरा भी आपसे यही सवाल है कि अगर वक्फ बोर्डों में 2 महिलाओं की नियुक्ति करने का, उन्हें शामिल करने का अगर प्रस्ताव है, तो इसमें भला आम मुसलमान को क्या परेशानी हो सकती है और क्यों है? इसीलिए तो आप देखेंगे कि पूरी बहस में कभी भी ठोस इस तरह से किसी तथ्य पर बात कम हो रही है, राजनीति पर ज्यादा हो रही है, खासतौर पर विपक्षी खेमे की ओर से। और एक बात और है कि आप देखेंगे कि वक्फ संपत्ति का जो विवाद है, एक ये भी विवाद है कि एक संवैधानिक विवाद भी है, जिसका दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। इसको भी हमें देखना होगा कि इस देश में एक धर्म एक कानून, ये सिर्फ वक्फ के लिए दिख रहा है, बाकी किसी धर्म के लिए या धार्मिक संस्था के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर के एक रिट भी दाखिल की गई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार का भी जवाब मांगा है, उसको भी नोटिस जारी किया है। तो ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों है कि एक धर्म के लिए एक अलग से कानून हो उसकी संपत्तियों के लिए और बाकी दूसरे धर्मों के लिए नहीं है। तो एक विवाद ये भी है। लेकिन जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि क्यों नहीं 2 महिलाओं को होने पर कोई क्या इतराज है और क्यों नहीं इसका कोई जवाब दे रहा है, दरअसल ये पूरा मामला जो अशोक टंडन जी बोल भी चुके हैं, पूरा मामला इसको ये बनाने की कोशिश है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसको हम यहाँ खासतौर पर मुस्लिम मान सकते हैं, उसको एक वोट बैंक के रूप में अभी तक देखा जाता रहा है और खासतौर पर इस वोट बैंक को गैर भाजपाई दल सबसे ज्यादा अपना दावा मानते रहे हैं, ठोकते रहे हैं या मानते हैं कि वो उन्हीं के साथ आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि विपक्ष की ओर से जब भी बात हो रही है तो ठोस तथ्यों पर या सरकार ने जो तथ्य दिए हैं उसके जवाब देते हुए नहीं हो रही है, सिर्फ धार्मिक मामला उछालने की कोशिश हो रही है। जी अशोक जी, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूं। राजनीति की बात जो हो रही है, एक दूसरे तरह की भी राजनीति की बात विपक्ष कर रहा है, क्योंकि इसमें पसमानदा मुसलमानों को बहुत तवज्जो दी जा रही है, उनका प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो क्या मोदी सरकार जो मुस्लिम में पिछड़ा वर्ग है उसको अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये बिल लाया गया? ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि अब मोदी सरकार की या प्रधानमंत्री मोदी की नज़र पिछड़े वर्ग जो मुसलमानों में हैं, पसमानदा जिनको बोलते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लाभ जो है उन गरीब तबके के मुसलमानों को होगा जो वक्फ बोर्ड के इस सारे शोषण के शिकार हुए हैं। तो ये भी एक राजनीति कहा जा रहा है कि आप इसलिए ला रहे हो कि अब आपको बैकवर्ड और पिछड़े वर्ग के जो मुस्लिम हैं, अब आपको उनका वोट भी चाहिए। ये भी एक बात कही जा रही है। बिल्कुल। और हम संशोधनों पर बात कर रहे हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू अदिति। व्हाट आर द अमेंडमेंट्स बीइंग ब्रॉट अप इन दिस बिल? See, there are a couple of very important changes that this bill will bring to the parent law of 1995. To begin with, it will rename the law itself. Ummeed. It will be renamed, the Waqf Act of 1995 will be renamed as Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act of 2025. Second major amendment that the government is bringing is the Principal Act allowed creation of Waqf by 3 means. The first was declaration of the property as Waqf. The second was by way of endowment. The third was by way of user, like we have been discussing, long-term use of a property for a religious purpose, for instance, a kabristan or any other piece of land can be declared as a Waqf property. Now, what the government has done is it has completely dropped the Waqf by user clause from the bill. However, the government has clarified that the existing Waqf by user properties, which you mentioned earlier, 4.02 lakh, they will not be touched.
unless they are in dispute and unless they are government lands. So they remain as they are. Their character will not change. But prospectively, once the law applies, once it is notified, then the Waqf by user will not be available anymore. And second change that we have just discussed is that only a Muslim, practicing Muslim, who will show that he or they have been practicing Islam for at least 5 years, will be able to create a Waqf property. The third very important provision is that who will determine whether the land being pledged as Waqf is actually owned by the person who is donating that land. There was no provision. And in Islam it is called Waqif. Yeah, Waqif. So it's called Waqif, but who will determine? Yeah. Is the Waqif, maybe Waqif is in a powerful position to pledge land that does not belong to him or perhaps belongs to a group of villages, for instance, and he can donate or pledge it on the behalf of others. So now a provision in the bill says that the district collector, the DC of the district, is going to determine the ownership of the land before it can be registered as a Waqf property. Plus, all Waqf properties are now to be registered, which was not the case earlier. Registration also has to be online. Earlier, manual registration was also permitted. Then the fifth very important thing is the Waqf tribunals. You see, this was a very hotly contested issue between the opposition and the government today. The government has been saying that the current provision of 1995 law makes the orders of the Waqf tribunals in cases of dispute of Waqf lands final, which means that the aggrieved party, petitioner, cannot directly go to the High Court. So what the government has done in this new law, that appeals have been allowed against the orders of the Waqf tribunal within a period of 90 days from the delivery of the order. Now today I was listening to Gaurav Gogoi, who was saying that this provision existed in the earlier law also, to which the Minister of Home, Mr. Amit Shah, clarified that yes, the provision was there, but it was limited to only a writ petition. It was not extended to a civil suit. Yeah. Now this is a fine point of law because civil suit gives you expansive rights, whereas a writ petition limits your rights under the law and it only gives you limited rights. So now that anomaly has been removed in the new law. Plus, the two major amendments which we discussed is the reconstitution of Central Waqf Council to include more non-Muslims and to include women. See, it is nobody's case that the parent law did not have a provision for women. It also had a provision for women, but it did not mandate that women have to be there. So you see, then there is a doubt in intention. You put the name of women, but you will never nominate a woman in the Central Waqf Council. So that was happening. So a lot of Waqf boards, when they were called, they were actually asked, what is your constitution? And it was found that women are very, very poorly represented. So these are the major changes. जी अशोक जी, एक मुद्दा जो बार बार विपक्ष और विशेष तौर से जो विपक्ष के मुस्लिम नेता उठा रहे थे कि बाकी धर्मों के बोर्ड में या ट्रस्ट में तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हमारे पास ये वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों रख रहे हैं? तो इसका जवाब भी दिया गया। मुझे लगता है हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो मुस्लिम के जो धार्मिक मामले हैं उनमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करने वाला है, तो ये जो स्पष्टीकरण दिया गया, अगर हम उसको बिल्कुल क्योंकि उमेश जी आपके पास बदलाव की बात कर रहे थे, तो थोड़ा ये बता दूं कि ये जो नया बिल आया है जिस पर चर्चा चल रही है, ये केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि वक्फ की जो परिसंपत्तियां हैं उनके रिकॉर्ड को पब्लिश कर दे, उनके खातों की ऑडिट करे, और अभी तक ऐसा नहीं होता था। वो एक तरह से वो इस समीक्षा से बाहर थे। तो मुझे लगता है, और एक बात आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, अगर 15% ज्यादा किसी की हिस्सेदारी है तो इस जो कानून में, इस विधेयक में बोहरा और आगा खानी मुस्लिम समुदायों के लिए भी अलग से वक्फ और पसमानदा के लिए भी है। बिल्कुल, तो वही पसमानदा के लिए है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जिनके हाथ में पहले ताकत थी अकेले, वो ताकत का डिवीजन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, और शायद इसी वजह से कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक
व्यवस्था को किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। बिल्कुल, और यही चर्चा हम लोग कर रहे थे उमेश जी, अशोक जी, अभी कि जो वक्फ है, वक्फ में कहीं भी किसी गैर मुस्लिम को रखने का कोई प्रावधान नहीं है, और ना ही जो मुतवल्ली है यानी उसका प्रबंधक है वो गैर मुस्लिम हो सकता है। वक्फ बोर्ड्स को लेकर जो नैरेटिव अभी फैलाई गई थी और जो लगातार एक नोशनल बना दिया गया था उसको एक तरीके से कि यही रिलीजियस बॉडी है, तो वो नहीं है। ये हम सबको साफ होना चाहिए, और इस पर ना विपक्ष कुछ बोल पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड का किसी भी धार्मिक कार्यों से कोई लेना देना है ही नहीं। 2013 के कानून से ये भी जोड़ना चाहूंगा कि 2013 के कानून से वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों पर भी अपना दावा जता सकता था। इस विधेयक में ये है कि सरकारी संपत्ति पर अगर वक्फ बोर्ड दावा भी जताएगा तो वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी, वो सरकारी संपत्ति होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके माइन्यूटली बारीकी में जाना होगा, और शायद यही वजह है कि जिनके हाथ में अब तक ताकत रही है, जो उनके प्रबंधक रहे हैं, वो ताकत थोड़ी छीज रही है, थोड़ी कमजोर हो रही है, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर के इतनी सारी चर्चा, इतने सारे विवाद, इतने सारे विमर्श की गुंजाइश बनी हुई है। अशोक जी, हमने देखा कि विपक्ष के पास आशंकाओं की कमी नहीं है, और कई विपक्ष के नेताओं ने आज लोकसभा में अपनी आशंकाएं लंबे तौर पर लंबी बहस में रखी भी हैं। तो क्या है उनकी आशंकाएं और कितनी सही हैं, आप मानते हैं? देखिए, एक आशंका उनकी ये है कि वक्फ की जो संपत्ति है अब सरकार उसको हड़प लेगी, और सरकार, क्योंकि वक्फ की ये संपत्ति है, इसका जो प्रूफ लाने की बात है वो प्रूफ नहीं लाएंगे जो लोग, तो वो संपत्ति सरकार ले लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक्ट में ये सब चीज़ों को, जिसको हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, क्योंकि ऐसे भी कई मामले सामने आने लगे कि मुगल बादशाहों के ज़माने में हमको ये संपत्ति दी गई थी, कभी हमें 100 साल पहले, कभी 200 साल पहले। तो इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो जिस तरह का क्लेम बनने लगा, तो उसमें तो आज ये भी बात कही किसी ने कि अगर वही हाल रहता तो ये पार्लियामेंट हाउस जहाँ बना है ये भी संपत्ति वक्फ की हो जाती, आधी दिल्ली की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती। क्यों? किसी ज़माने में उस जगह पर कोई अगर मान लीजिए ऐसा अनुष्ठान होता हो धार्मिक या मुस्लिम, तो ये जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ था। अब जैसे मजाक में कुछ बोलते हैं कि भाई लाल किला भी वक्फ की संपत्ति है, ताजमहल भी वक्फ की संपत्ति है। तो इन चीज़ों को इसका स्पष्टीकरण करने के लिए मुझे लगता है जो इसमें इंतजामात किए गए हैं वो सभी के पक्ष को ध्यान से रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आमदनी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी पर कितने करोड़ों की आमदनी हो रही है, तो क्या उस करोड़ों की आमदनी का फायदा गरीब मुसलमानों को हो रहा है, उनके बच्चों को हो रहा है, उनकी शिक्षा के लिए हो रहा है, या पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को कुछ हो रहा है? तो ये सब चीज़ें अब सामने आएंगी, और जिन लोगों ने वक्फ को अपनी एक व्यक्तिगत संपत्ति बनाकर उस पर कब्जा कर लिया और अपने ही लोगों में फायदा बांटा, तो ये चीज़ें जब खुलेंगी तो इसकी वजह से जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो भी इस मामले में चाह रहे हैं कि विपक्ष उनके इस मामले को उठाए, और विपक्ष अपनी रोटी सेकने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एकता बनाने के लिए वो इस मुद्दे को और उछाल रहे हैं। और विपक्ष तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपी कल्याण बैनर्जी ने तो यहां तक कहा कि दरअसल ये जो संविधान है इसकी मूल भावनाओं के खिलाफ ही है ये संशोधन, यहां तक उन्होंने कहा। लेकिन खास बात यह है जिसकी चर्चा उमेश पहले कर रहे थे कि अगर पहले का देखें तो वक्फ बोर्डों के पास जो संपत्तियां हैं वो 1,20,000 करोड़ की हैं, और इन संपत्तियों से जो मुनाफा आना चाहिए, जो बढ़ना चाहिए, आमदनी इनकी जो इनकम होना चाहिए, वो लगातार घटती जा रही है। ऐसा कैसे संभव है? अभी उनका अनुमान है कि सिर्फ 200 करोड़ की सालाना की आमदनी होती है, तो ये भी थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। और ये मामला, जबकि सच्चर कमीशन ने कहा था कि ये 1200 करोड़ होनी चाहिए थी आमदनी, जी उसका भी जिक्र किया गया। अच्छा, ये पहली बार विवाद नहीं हुआ, और 1200 करोड़ तब
जब सच्चर कमीशन आज से 20 साल पहले उन्होंने बात की। बिल्कुल बिल्कुल। और 19वीं सदी में भी यह मामला वक्फ की संपत्ति को लेकर के प्रिवी काउंसिल में गया था, और प्रिवी काउंसिल ने भी टिप्पणी की थी कि यह घातक है और यह खराब है, बहुत खराब है। तो हालांकि इसके बाद भी अंग्रेजों ने शायद 1913 में नया वक्फ बोर्ड बनाया था, और उसके बाद से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बिल है ये पारदर्शिता लाने वाला बिल है, और विरोध इसी पर है कि पारदर्शिता अगर आएगी तो जिसके हाथ में एकीकृत व्यवस्था रही है वो व्यवस्था उसकी ध्वस्त होगी, उस पर सवाल उठेंगे। मुझे लगता है विवाद इसीलिए है। And now let's listen to what Kalyan Banerjee, TMC MP, said in Lok Sabha today. The Waqf is an institution for religious and charitable purpose. The Muslim have constitutional right to manage its own affairs in the matter of religion because Waqf property belongs to Allah. They have also the right to administer such property. The purpose of the bill is a clear breach of the right of the Muslims to perform their religious duty, to manage their religious affairs, and therefore completely in violation of Article 26 of the Constitution of India. The bill hits basic structure of the Constitution. Aditi, how the bill is going to benefit the poor? See, the immediate impact of the bill politically and otherwise will be that because this bill omits a very powerful section of the Principal Act, Section 40, which actually allowed the state Waqf boards to arrogate to themselves any land that they deemed as Waqf. Like today's discussions revealed that at least 123 properties in Lutyens zone itself were denotified and handed over to Delhi Waqf Board in the time of Congress-led UPA in 2013 through an amendment, which also Home Minister Amit Shah alluded to, and he said that had that not happened also we would not have required the bill. Apart from that, not just this, there are vast chunks of lands. For instance, in Haryana there is a Gurdwara land which has been taken over as Waqf land under this section 40, which actually reads, its subsection 1 says that Waqf board may itself collect information regarding any property about which it has reason to believe to be a Waqf property. You know, there is elections are due in Kerala now. Christian bodies also have backed the Waqf Amendment Bill of 2025, saying that in Ernakulam, around 400 acre of prime coastal land is being claimed as Waqf land. So all this is going to be free now for rightful ownership by these people. And this is yet another very interesting case of Allahabad High Court. Yeah. Allahabad High Court fighting its own case to get its property released from Waqf in the Supreme Court. So see, the immediate impact is going to be that a lot of land which has been claimed under section 40 of the parent law as Waqf land is going to be set free for the rightful owners. That will be the immediate impact. Plus, a bigger impact of this law is, if you read the fine print of the law, you will see that the new bill actually permits a lot of new provisions. For instance, it also allows land of Waqf to be used for construction of housing societies. You know, low-cost housing for a lot of poor Muslims is allowed. Also, it has been said expressly that health facilities have to be provided to Muslims, educational institutions have to be provided, because the actual purpose of the Waqf donations was charity and was advancement of the Muslim community. Like my colleagues were just mentioning that there are such vast chunks of land with Waqf, and if incomes had been generated efficiently from them, the Muslim community of India would not have been poor. In fact, Minister Kiran Rijiju went to the extent of saying कि मुसलमानों को छोड़ो, भारतीय भी अमीर हो जाते हैं. बिल्कुल, क्योंकि इतनी बड़ी वक्फ प्रॉपर्टी है, 37 लाख एकड़ एरिया से भी ज्यादा, जिसमें कई यूरोपीय देश समा जाएंगे. तो आज के लिए बस इस परिचर्चा में, इस खास चर्चा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में इतना ही. अशोक टंडन जी, उमेश चतुर्वेदी जी और अदिति टंडन, आपका आकाशवाणी की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. You were listening to a discussion on Waqf Amendment Bill 2025. The participants were political analysts Ashok Tandon and Aditi Tandon and journalist Umesh Chaturvedi. Moderator was Harsh Ranjan. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
अभी आप सुन रहे थे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और अदिति टंडन तथा पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार हर्ष रंजन।